सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज़किया। हमारी को एंकर अलीना इलियास मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। हमारे सुप्रीम कोर्ट के कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब तैयब बलोच साहब हैं और हसन इमरान साहब हमें दुबई से ज्वाइन करेंगे, जबकि साबिर शाह साहब टेलीफोन लाइन पर लाहौर से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। वैसे तो उन्होंने स्काइप पर आना था, लेकिन उनके इलाके का ट्रांसफार्मर जो है वो जल गया और वहाँ पर प्रॉब्लम है बिजली की, तो शाह साहब जो हैं वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर होंगे। और आज जिन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे उसमें दो तीन हैं। एक तो आप इसे खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें, वतन अज़ीज़ मामलात जो हैं या लंदन में तय होते हैं या वाशिंगटन में या अब आजकल दुबई में। पाकिस्तान के मामलात पाकिस्तान में तय नहीं होते, बाहर से तय होते हैं और फिर यहाँ पर सिर्फ उनकी एग्जीक्यूशन की जाती है। जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के बीच एक मुज़ाकरात का दौर तो हो चुका और अब थोड़ी देर में वहाँ पर खाना होगा, उसमें आपस में उनकी गुफ्तगू होगी, टीम्स भी उनकी होंगी। बताया जा रहा है कि 3-4 जो पॉइंट्स हैं उन पर उनका इत्तफाक नहीं है। ज़ाहिर है ओहदों की बंदरबांटी है कि तुमने ये लेना है, तुमने वो लेना है, मैंने ये लेना है, इलेक्शन ये होना है, यही तय हो रहा है। कोई मेरे और आपके मसाइल तो तय हो नहीं रहे वहाँ पे। तो वो अपने हमारे हसन इमरान साहब से अभी ज़रूर पूछते हैं उनसे और इसी से आगाज़ भी करते हैं। हसन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारे साथ हैं आप? अच्छा, अगर आप कोशिश करें कि वो अगर दोबारा मिल जाएं, क्योंकि उनकी जो लाइन है वो ड्रॉप हो गई है। तो साबिर शाह साहब की तरफ चलते हैं। साबिर शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सभी साहब। शाह जी, ये फैसले बस दुबई में या वाशिंगटन में या लंदन में ही होने हैं? इससे ज़्यादा तो हमारा मुकद्दर है नहीं कि यहाँ पर पाकिस्तान में ही फैसले हो जाते। और सुना है कि कुछ चीज़ों पर मामला सीट एडजस्टमेंट जो है उस पर कुछ तय नहीं हुआ और निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर भी इत्तफाक नहीं हो रहा। आपके पास क्या इत्तलात हैं? सभी साहब, पोजीशन ये है कि कोई ऐसे फैसले ये नहीं कर पाएंगे जिसका मुल्क के ऊपर कोई असर होगा। अच्छा। उसकी वजह ये है कि इस वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स वो जो पुतली तमाशा कराते हैं, वो जो करते हैं, किसी को भी ये नहीं पता कि आने वाले दिन में क्या डेवलपमेंट्स होंगी। आपने मिलिट्री कोर्ट्स की बात सुन ली, आपने ये सारा कुछ देख लिया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देख ली। अब देखिए, बिल्डिंग गिराना तो आसान होता है, इसको दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है। मियां नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि इमरान खान साहब तो के माइनस हो गए उनके ख्याल में, तो पंजाब से वो 90% सीट्स लेंगे और वज़ीर आज़म बन जाएंगे। जबकि जरदारी साहब खानेवाल से आगे इस दफ़ा बड़े एडमेंट हैं कि खानेवाल तो रहेंगे खान, वो कुछ सीटें खुद भी तोड़ेंगे। इधर जहांगीर तरीन खान और अलीम खान साहब की जो पार्टी है नई, इसका भी काफ़ी होल्ड है, कुछ इलेक्टेबल्स इनके पास भी हैं। PMLQ एक और किंग्स पार्टी है, फिर कुछ प्रेशर ग्रुप्स हैं जिसमें GDA है, MQM है, आप इसमें फजलुर रहमान साहब को भी शामिल करें। अब इसमें आप जमात इस्लामी को भी डिस्काउंट न करें कराची के हालिया नतीजे के बाद कि वो खैबर पख्तूनख्वा में 4-5 सीट्स निकाल सकती है और पाकिस्तान में 7-8-9 सीटें निकाल सकती है। अभी पहला मसला तो ये कि गवर्नमेंट तो जारी है, ये तो बात तय है 11 अगस्त। आगे केयर टेकर सेटअप आगे कितना लंबा होगा, किस तरह का सेटअप होगा, ज़ाहिर टेक्नोक्रेट होंगे, क्योंकि एक बात तो तय है जो मुझे सुनने में आ रहा है कि इकोनॉमी प्रायोरिटी है जी, इस वक्त बिल्कुल इकोनॉमी प्रायोरिटी है। और इसके लिए केयर टेकर सेटअप अगर लंबा हो जाए तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए। अब ये मियां नवाज शरीफ साहब भी नहीं चाह रहे, ये जरदारी साहब भी नहीं चाह रहे, ओहदे की बंदरबांट करके तो वो रख लेंगे। लेकिन शाह साहब आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, जो इकनॉमिक रिवाइवल प्लान है वो उसमें शरीक थे, शहबाज शरीफ साहब भी उसमें, आर्मी चीफ भी थे, और वो एक बड़ा एम्बिशियस प्लान है और बुनियादी तौर पर कहा जा रहा है कि उसी के गिर्द पाकिस्तान की सियासत घूमेगी, क्योंकि उसमें ख़ुद जो 4 कमेटियां हैं बनाई गई, जो उसके कोऑर्डिनेटर्स हैं वो भी पाकिस्तान आर्मी से हैं। और ये जो मंसूबा बताया जा रहा है ये आर्मी चीफ के दिल के बहुत नज़दीक है
और वो इसका बरमला इजहार करते हैं कि अगर पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर नहीं होएगी तो ना ये सियासत इस तरह से चल सकेगी ना दूसरे मामलात। तो वो तो टॉप प्रायोरिटी है और पाकिस्तानी भी यही चाहते हैं कि उनकी जो इकॉनमी है, उनकी जो माशी सूरत हाल है वो बेहतर हो। तो इलेक्शंस जो हैं वो गालबन शायद उस तरह से तरजीह ना हो, लेकिन जो पाकिस्तान का इकनॉमिक रिवाइवल का जो मंसूबा है दैट इज़ समथिंग विच इज़ एक्चुअली वेरी इम्पॉर्टेंट, एसेंशियल, और स्टेक होल्डर्स उसके हवाले से बहुत संजीदा है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, या तो अंदर जो कुछ प्लानिंग हुई हम तक आई नहीं, क्योंकि जो सामने चीजें आई हैं कोऑर्डिनेटर वगैरह के बनना, ये कमेटियां तो बनती रहती हैं। देखिए ये अनवर्केबल प्लान महसूस होता है इंतहाई माजरत के साथ। असल मामला उस आदमी का है जिसने पैसा लगाना है। मैं लोकल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आप भूल जाइए। यहाँ लोकल इन्वेस्टर सामने नहीं आ रहे। समी साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं आपकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ शाह साहब, लेकिन जो बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, अगर जिसमें आप गवादर की बात कर रहे हैं, जिसमें आप दूसरे रिफाइनरी की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो लोकल इन्वेस्टर तो नहीं ले जा सकता, और उसके लिए जो गारंटर है वो पाकिस्तान की आर्मी है। तो बेसिकली तो जो बैंक ज़्यादा उस पर किया जा रहा है, जो दोस्त ममालिक से जो इन्वेस्टमेंट आएगी। हुजूर, मैं ये कह रहा हूँ कि आप सिर्फ डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। ये आपके जो दोस्त ममालिक हैं, इन्होंने अभी तक आपको कर्जा इसलिए नहीं दिया क्योंकि IMF आपको कर्जा नहीं दे रहा। तो दोस्त ममालिक तो वो होते हैं जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़े हो जाए, कम वक्त में। यहाँ तो सारी गेम ही एक्सपीडियंसी पे चल रही है, मसले के ऊपर और मुफादात के ऊपर। लोकल इन्वेस्टर बहुत जरूरी है सर। जब तक वो सामने नहीं आएगा, फॉरेन इन्वेस्टर क्या देख के आएगा? यहाँ पे मुझे बताएं, कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की इजाजत दे रहे हैं 100%। IMF ने कहा कि $1 लाख आएगा, उससे भी सोर्स पूछे कहाँ से आया। अब ये हमारी इकोनॉमी को हर तरफ से जकड़ दिया उन्होंने। रियल एस्टेट पे आपने 1% शाह साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, फिर मैं, अगर मुझे इजाज़त दें, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। देखिए, ये जो $1 लाख जो आना था, ये तो इंडिविजुअल्स का आना था। मैं तो जो स्टेट्स की जो इन्वेस्टमेंट, अब $10 बिलियन की या 15 की अगर रिफाइनरी सऊदी अरब ने लगानी है, तो उसमें IMF को सऊदी अरब से सोर्स तो नहीं ना पूछेगा। वो तो पाकिस्तान के अंदर ये जो कमेटियाँ, ये बड़ी अहम है, और ये मंसूबा जो है, ये इसके लिए मेरी जिन लोगों से बात हुई है वो कह रहे हैं कि दिस इज द की पॉइंट, दिस इज द पिवटल पॉइंट, इसी पर सब कुछ घूमेगा। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, सब देगा सऊदी अरब पैसे। देखिए सीपेक वही का वही है, हम जितनी मर्जी बातें कर लें। सीपेक मंसूबे को कम से कम चलना चाहिए था। वो 60-70 अरब डॉलर का मंसूबा है। सऊदी अरब में रिफाइनरी लगानी है, रशिया इंटरेस्टेड है आपकी स्टील मिल चलाने में। ये चीजें सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जुमरे में आ रही हैं। समी साहब, मैं कह रहा हूँ लोकल यूनिट बंद हो रहे हैं, नया यूनिट कोई नहीं लग रहा। आपके 20-25-30 टाइकून ऐसे हैं जो $1 मिलियन प्लस के साथे रखते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर। क्या किसी ने कहा हम ऐसा यूनिट बनाएंगे जो 1000 बंदों को नौकरियां देगा? क्या आर्मी चीफ साहब ने अभी मुलाकात की है उन 20-25-30 टाइकून के साथ? नहीं, वो तो डेफिनेटली उसका, उस पर तो वो अभी उसकी तफसीलात भी आ जाएंगी, क्योंकि अभी हम इस प्रोसेस में हैं कि आगे ये हुकूमत जब ख़त्म होनी है तो वो जो सेटअप बनेगा एक्चुअली वो सारी उसके हवाले से तैयारी है। और फिर जरदारी साहब तो एप्टमा के साथ पिछले 3 हफ्ते में 2 दफ़ा मुलाकात कर चुके हैं, और बिजनेसमैन को जो उन्होंने बताया है कि आप हमारे साथ चलें और जिस तरीके से हम चलना चाह रहे हैं, तो ये लोगों को इसका फ़ायदा कुछ हो ना हो, आम आदमी की ज़िंदगी बदले ना बदले, लेकिन जो बिजनेसमैन है तैयब बलोच, आप क्या कहते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ तो बदलने वाली हैं। क्योंकि वो जो आसिफ जरदारी साहब उनके साथ बात कर रहे थे और कह रहे थे कि आप हमें सपोर्ट दें, मिल जाएं, चुन लें और हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, तो ऐसा लगता है कि वो तो उसके नतीजे तो बड़े ज़बरदस्त निकलेंगे। देखिए समीर साहब, वाकई ऐसा है कि जरदारी साहब ने 2 दफ़ा जो है वो बरमला आके ये बात की कि मिसाक मईशत होना चाहिए। उन्होंने कहा वाट एवर जो भी रजीम है पाकिस्तान के अंदर, हमें 10-15 साल के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने चीन की मिसाल दी कि कम अज़ कम हमें 50 साल के लिए मिसाक मईशत। कि मैं भी
100 साल के लिए वज़ीर आज़म बन जाऊँ, मेरे बच्चे भी बन जाएं, वो तो वाकई ये बात कर रहे हैं। दरअसल ये मईशत जो है ना, अगर इसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर अगर मुतफिक हो जाए, वट एवर जो भी रजीम हो, जो भी पॉलिसियाँ हों, लेकिन मईशत को ना छेड़ा जाए, वो एक ट्रैक जो है वो उसको अगर हम वाजे कर दिया जाए तो फिर पाकिस्तान की जो मईशत है वो सवाल से पटड़ी पे चढ़ सकती है। अभी जो दोस्तों ने बात की, देखें समी साहब, चाइना का $1 अरब जो है वो लैंड कर चुका है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में। सीपैक के हवाले से देखें तो चीज़ें हो रही हैं, रशिया के हवाले से देखें तो हमें LNG से लेकर जो है वो सस्ता तेल भी मिल रहा है। तो ये देखें, मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारा जो रीजनल कंट्रीज़ हैं वो हमें कहीं ना कहीं मुआशी बैकअप जो है वो अल्टरनेट टू IMF दे रहे हैं, और ये हमें खुशाइन नज़र आता है। और फिर जो आपने कमेटी की बात की है तो उसमें आर्मी चीफ तो बरह रास्त खुद इन्वॉल्व है, और पाकिस्तान आर्मी जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए या कंपनीज को जो है वो इंश्योरेंस दिला रही है। बात ये है कि मैं आपकी बात आप सही फरमा रहे हैं, माजी में ये तो आप $1 बिलियन की बात हो रही, माजी में तो पता नहीं कितने बिलियन डॉलर आए हैं, लेकिन वो गए मखसूस जेबों में ही हैं। वो गरीब, पाकिस्तान का गरीब जो है ना वो आज तक गरीब है। ये जो इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स आए हैं ये बस ऊपर ही ऊपर रहे हैं और ये पाकिस्तान के अवाम तक नहीं पहुँचे। और अभी भी मुझे कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही कि ये पाकिस्तान के अवाम तक पहुँचेंगे। उसकी वजह यह है कि यही जरदारी साहब, यही नवाज शरीफ साहब, यही सारी PDM, यही मौलाना फजलुर रहमान, यही इस मुल्क में हुकूमत करते रहे ख़ानदान। और आज जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, सिंध में तो 15 साल 14 साल से पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट कर रही है, और शरीफ पंजाब में कौन सी दूध की और शहद की नहरें इन्होंने बहा दी हैं। तो ये जो माल आ रहा है ये बस आपस में कहीं एडजस्ट होगा। लेकिन अच्छा देखते हैं कि ये आपस में जो सारे मिले हुए दुबई में ये कर क्या रहे हैं। अब्दुर्रहमान रज़ा हमारे नुमाइंदे हैं दुबई में, उनके पास अपडेट भी है, उनकी तरफ ज़रा चलते हैं। अब्दुर्रहमान साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? जी जी जी, वालेकुम सलाम जी, सभी साहब सुन रहा हूँ। अब्दुर्रहमान साहब सारे इकट्ठे हो गए हैं, ये इनके ऊपर बड़े चार्जेस वार्जेस भी थे, इनकी जायदादें भी बहुत हैं वहाँ पर, और ये जिस इलाके में रह रहे हैं आम आदमी तो क्या चिड़ी भी वहाँ पर नहीं फड़क सकती। तो अभी ये कोई मंसूबा बना रहे हैं पाकिस्तान में कि अगला मंजरनामा, कुछ इतला है आपको कि क्या बारगेन हो रही है, क्या बंदर बांट है वहाँ पे? जी, अभी तक जो हमारी इतलात के मुताबिक आज जो है दोपहर में मियां नवाज शरीफ साहब और आसफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई है, लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसी चीज जो है वो मीडिया को या जो आपने बात की है कि वहां पे कोई भी किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। कुछ निकात पे जो हमारे जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग के अहदेदार थे उनसे बातचीत हुई, उनके मुताबिक ये है कि आइंदा होने वाले इलेक्शन के हवाले से और निगरान वज़ीर आज़म के सेटअप के लिए बातचीत की गई है, लेकिन कुछ निकात पे अभी बात होना बाकी है। उसके लिए मियां नवाज शरीफ साहब ने जो इस वक्त दुबई के इलाके एमरेट हिल में मौजूद हैं, इशहाक डार साहब की रैश का पर, वहां पर आज रात उन्होंने आसफ अली जरदारी साहब को खाने पे मदऊ किया है। जबकि कुछ पाकिस्तान से दोनों पार्टी के कुछ कायदीन, कुछ रहनुमा जो है वो मजीद भी अगले आज रात को और कल तक यहाँ पे दुबई में पहुंच रहे हैं। जी, तो कुछ आपको पता चला कि अगर खाने पे मदऊ किया तो कुछ डिशेस, कोई स्पेशल, कोई दुम्बे शुम्बे होंगे वहाँ पे? तो ऊँट शूट भी पकाते हैं लोग। नहीं जी, अभी तक हमें इस बारे में तो नहीं पता चला, लेकिन यह है कि बाद 2 दिन के बाद यहाँ पर ईद है, यहाँ पे फिर कुर्बानी के बकरे भी होंगे और ऊँट भी होंगे। तो अच्छा, ये मैं यहाँ पर मौजूद होंगे। ये बात में थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा, क्योंकि कुर्बानी के बकरे तो सारे पाकिस्तान में है, हम अवाम, ये कुर्बानी तो इनकी होनी है, अवाम की यहाँ पे होनी है कुर्बानी। उधर तो जो उनके हाथ में है माशाल्लाह, वो ज़िबा करेंगे सबको बैठ के और बड़े 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 तरीके सलीके से काम करेंगे। अच्छा, कोई सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है? कुछ जो मुस्लिम लीग के लोग हैं या पीपल्स पार्टी के लोग, उन्होंने कुछ बताया कि कौन से पॉइंट्स पर अभी इत्तफाक नहीं हो पाया? अभी तक यहाँ पे जो मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं वो कोशिश कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने की, लेकिन अभी तक उन्हें वक्त नहीं मिला। इसी तरह पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं, बड़े सीनियर रहनुमा यहाँ पे गल्फ के अंदर, उनकी भी कोशिश है, अभी तक उनकी भी मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन हमें जो पता चला है उसके मुताबिक यही है कि चंद पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं, जिनमें कमर ज़मान तायरा हैं, नदीम अफजल चंद हैं, राजा परवेज अशरफ है। इन सीटों पे बातचीत की गई है कि ये इन सीटों पे मुस्लिम लीग का कोई कैंडिडेट उनके मध्य मुकाबल नहीं होगा।
ठीक है, तो इसमें फिर यकीनन मुल्तान के गिलानी भी होंगे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। जी बिल्कुल वो भी होंगे शामिल। तो वो ये जाहिर है सिक्योर करना चाहेगी पीपल्स पार्टी उनकी सीट्स, लेकिन फिर जवाब में सिंध में और कराची में भी पीपल्स पार्टी से नून लीग मांगेगी, हिस्सा मांगेगी कि वहाँ पर भी उनको कुछ मिले हिस्सा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अब्दुर्रहमान साहब आप देखें, कोशिश करें अगर आप किसी तरीके से किसी गाड़ी में छुप के कोई एमिरेट्स हिल में आप जा सकें और आप देख सकें वहाँ पर के क्या खाबे चल रहे हैं और क्या हो रहा है, तो बताइए। बोल के नाजरीन मुंतज़र होंगे आपकी किसी ऐसी एडवेंचर के, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा, उनकी सिक्योरिटी भी बहुत टाइट होती है। शाह साहब, ये सुना आपने, अभी तो बाहर ही हैं, वापस भी नहीं आए, अभी जो उनके लिए उनकी आमद के लिए जो कुछ हो रहा है उस पर बात करते हैं, लेकिन जो पार्टी के लोग हैं, नून लीगी हैं, बेचारे बैठे हैं वहाँ पे, किसी से मेल मुलाकात नहीं हो रही मियाँ साहब की। शमी साहब, हुकाम के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं आसिफ जरदारी के और नवाज शरीफ के। तो अकबर अल आबादी ने कहा था, कौम के गम में डिनर खाते हैं हुकाम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। दूसरी बात आपने अर्ज किया कि जरदारी साहब एक्टमा गए थे, तो वो मियाँ गौहर इजाज साहब के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और जाहिर है मोहसिन नकवी साहब कॉमन फ्रेंड हैं दोनों के, तो इसलिए वो एक्टमा गए। केयर टेकर वज़ीर आज़म कौन बन रहा है शाह जी, ये बताइए। देखिए, अभी तक तो 3 ही नाम है, मोहसिन नकवी साहब का है, मोहसिन बेग साहब का है और नजम सेठी साहब भी उस रेस में शामिल होना चाह रहे हैं। तो ये एजाज गौहर साहब का बड़ा स्ट्रॉन्ग नाम है। फिर इसके अलावा एक चैनल के मालिक हैं, उनका भी नाम है, उनके वो मियाँ मुनीर के बड़े करीबी अजीज़ भी हैं और मियाँ मुनीर साहब जो हैं मरीम साहबा के साथ उनकी रिश्तेदारी। तो अगर मोहसिन नकवी साहब पंजाब के वज़ीर आला बन सकते हैं तो उनका ये कहना है कि मैं क्यों पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, मेरा तो चैनल भी बड़ा है और मेरा तो कारोबार भी बड़ा है। जी वो अक्सर रेस में होते हैं लेकिन रह जाते हैं। तो लेट्स सी हु इज द डार्क हॉर्स। तो अचानक कोई स्याह घोड़ा कौन सा निकलता है, क्या तीनों नाम रिजेक्ट हो जाते हैं, इन्हीं में से या इन्हीं में से कोई होगा। बहुत मुश्किल है इस पे इत्तेफाक होना, बहुत मुश्किल है इस पे इत्तेफाक होना। मोहसिन बेग साहब के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं नवाज शरीफ साहब के साथ, उनके घर लंदन भी आते जाते रहते हैं। मोहसिन नकवी साहब का ताल्लुक जरदारी साहब के साथ आपको बहुत अच्छी तरह पता है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब तो पंजाब के हैं ना वजीर आला, वो उनको क्यों डिस्प्लेस करेंगे भाई? सर बात ये है कि नाम गर्दिश कर रहा है और ये हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या पोजीशन बनेगी, क्योंकि हो सकता है पंजाब में भी सेटअप जो है वो दो नया आए, काफी हद तक। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब तो लाहौर ही में है, लेकिन और बहुत सारे जो लोग हैं उनके बारे में पता चला है कि वो दुबई में है। आप देखिए यहाँ तो मियां मंशा साहब भी आ सकते हैं, अगर मान जाए तो इन्वेस्टमेंट लेके आनी है तो फिर मियां मंशा साहब के लेवल का भी आदमी होना चाहिए। लेकिन यही बात हो रही है कि जो केयर टेकर सेटअप बनेगा उसमें गालबन जो वज़ीर आज़म साहब होंगे वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकते हैं, कोई ऐसा नाम हो सकता है जिस पर जो हमारे आलमी मालियाती इदारे हैं वो इत्मीनान का इजहार कर सकें। अभी खबरें तो आ रही हैं, अब इसहाक डार साहब की जो कंपनी है जो उनके साथी हैं उन्होंने कोई मेरा ख्याल है कोई 25वीं दफ़ा ये अब खबर फिर ब्रेक करवाई है कुछ चैनल्स पर कि जनाब बस स्टाफ लेवल पर मामला तय हो गया है, 90% शराइत मान ली गई हैं और IMF से मुआहदा हो जाएगा। ये हर दूसरे तीसरे दिन मुझे खबरें चलवाते हैं, इसलिए मैंने कोई इसको ज़्यादा अहमियत नहीं दी। लेकिन हो सकता है वो जैसे शेर आया इस दफ़ा वाकई शेर आ जाए और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए, आई डोंट नो। लेकिन आपको अपनी जो निगरान हुकूमत है अगर उसको लंबे अरसे के लिए चलाना है और इकनॉमिक रिवाइवल करना है तो कोई ऐसी शख्सियात तो आप रखेंगे ना काबीना में जिनके चेहरे जो हैं वो आलमी मालियाती इदारों को एक्सेप्टेबल हो, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी हो। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एस्टैब्लिशमेंट आपकी और मेरी सोच से बहुत ज्यादा डिफरेंट काम करेगी। इट्स नॉट इजी फॉर नवाज शरीफ और जरदारी टू गेन पावर दिस टाइम। अगर इमरान खान आउट है तो चीजें इनके लिए भी बहुत मुश्किल है। इकोनॉमिक रिवाइवल करना है तो मंशा साहब चिन्योटी ग्रुप के हेड हैं इस वक्त और चिन्योटी जो है दे हैव आउटपेस्ड मेमन्स बाय अ वेरी लार्ज मार्जिन ड्यूरिंग द लास्ट 15 to 20 years। और फिर अपना चेहरा जब देखते हैं बिजनेसमैन तो फिर पैसा आता है। तो मियां मंशा साहब इस वक्त मेरा ख्याल है उनको भी रेस में होना चाहिए। पता नहीं मानते या नहीं मानते, पता नहीं कहा गया कि नहीं कहा गया, लेकिन अ मैन ऑफ दिस कैलिबर शुड बी देयर इन सम कैपेसिटी ताकि इन्वेस्टमेंट आए।
और मैं आपको फिर अर्ज कर रहा हूँ कि आर्मी चीफ कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशनल कवर तो नहीं दे सकते, लेकिन अगर कोई इन्वेस्टमेंट आएगी तो आएगी आर्मी के मुंह को ही आएगी, आर्मी को देखते ही लोग देंगे, उन्हीं की आर्मी गारंटी की वजह से। अच्छा, मुझे ब्रेक पर जाना है शाह साहब, खासे आप लग रहे हैं मियां मंशा साहब से आते हैं तो इस पर भी बात करेंगे। और आज DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ उसमें हमने देखा वो खासे इमोशनल भी थे और बड़ा एक स्ट्रॉन्ग वर्डेड मैसेज DGISPR का। लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। आज एक बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR की, उसमें सवाल भी बड़े तल्ख सवाल हुए, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सख्त सवाल थे। खैर DGISPR ने उनका जवाब भी दिया। बहुत सारी चीज़ों का जो ताल्लुक़ है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो फ़ौजी अदालतों के क़याम के हवाले से जो मुकदमात हैं, जो दरख्वास्तें हैं, उनकी समाअत है। अब कल आखिरी वर्किंग डे है और जो आज भी जिस तरह समाअत हुई, पहले बेंच टूटा, फिर 6 मेंबर बेंच ने उसकी समाअत की, तो लगता है कि कल तक कोई फ़ैसला आ जाएगा। और बड़े इम्पॉर्टेंट चीज़ें आज भी उसमें डिस्कस हुई। और जो क्रक्स था, सारे जो एप्लीकेंट्स थे उनका यही था कि जो सिविलियंस हैं उनको आप ट्राई नहीं कर सकते फ़ौजी अदालतों में। लेकिन कुछ हम कंपैरिजन अगर करें DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का और अदालत में जो स्टेटमेंट दी है अटॉर्नी जनरल साहब ने, तो उसमें हमें एक बड़ा तजाद नज़र आया। अदालत ने पूछा अटॉर्नी जनरल साहब से कि क्या इस वक्त फ़ौजी अदालतों में कोई ट्रायल हो रहे हैं, तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि नहीं, 102 लोग जो हैं वो तो फ़ौज की कस्टडी में हैं, लेकिन अभी ट्रायल नहीं हो रहे। इस पर फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स भी दिए कि हम ये तवक्को करते हैं कि जब तक ये हमारी समाअत मुकम्मल नहीं होती तब तक शायद जो मिलिट्री अदालतें हैं उसमें मुकदमात उन मुल्ज़मान के नहीं चलाए जाएंगे। लेकिन जब DGISPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कर रहे थे तो उनसे एक सवाल हुआ इस हवाले से, तो उस सवाल का उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए मैं वो आपको पहले जवाब सुनवाता हूँ और फिर मैं, क्योंकि तैयब बलोच सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं तो फिर इनसे इस पर पूछेंगे। जी DGISPR। ख़वातीनो हज़रात, अब तक आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाने वाले मुकदमात के सिलसिले में पहले से कायम शुदा स्टैंडिंग फौजी अदालतें काम कर रही हैं, जिसमें अब तक 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है। ठीक है। तैयब बलोच, अब ये अटॉर्नी जनरल साहब ने, देखें DGISPR ने तो जो सिचुएशन थी, जो फैक्ट्स थे वो बयान कर दिए, और ये जो फौजी अदालतें हैं ये कोई 9 मई के हवाले से उन्होंने बताया नहीं बनी, ये पहले से बन रही हैं, चल रही हैं कहाँ। और देखिए ये हमें पता भी है, जैसे मसलन जो कलभूषण का जो केस है उसके हवाले से भी हमें पता है कि वो ये मौजूद हैं। तो ये अटॉर्नी जनरल साहब के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, उन्होंने गलत बयानी की, या अब वो कल इसको कैसे डिफेंड करेंगे अगर अदालत इस हवाले से कोई सवाल कर लेती है तो? देखें समी साहब, अटॉर्नी जनरल को मैं ये तो नहीं कहूँगा गलत बयानी थी, लेकिन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, या उनको जितनी इंफॉर्मेशन बताई गई उन्होंने सिर्फ वही पास ऑन की। और लेकिन उनको शायद ये अदराक नहीं था कि मेरी इस इंफॉर्मेशन के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस जो है वो अपना माइंड भी बना लेंगे। और उन्होंने अपना माइंड दिया भी सही, और वाज़ेह तौर पर एक मैसेज भी दिया, अटॉर्नी जनरल को ही दिया मुखातिब करके, क्योंकि फेडरेशन के वो नुमाइंदे हैं, तो उसको कहा कि हम ये तवक्को करते हैं कि फिर अगर ट्रायल शुरू नहीं हुआ, चीफ जस्टिस का ये कहना था, हम तवक्को करते हैं कि जब तक हमारी इस पूरी एक्सरसाइज पूरी नहीं हो जाती, जब हम हतमी नतीजे तक नहीं पहुंच जाते, जब हम कंक्लूड नहीं कर लेते, उस वक्त तक इनका ट्रायल जो है वो नहीं होगा। लेकिन वो भी चीफ जस्टिस की सिर्फ तवक्कुआत थी, लेकिन उन्होंने कोई आर्डर नहीं दिया। ऑर्डर कोई नहीं था। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि अटॉर्नी जनरल साहब, अगर हालांकि बड़े भले आदमी हैं और बड़े समझदार हैं, यंग हैं, अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो वो आप अदालत को बता सकते हैं कि जी मैं ये इस हवाले से पूछ के आपको बता दूंगा, इंफॉर्मेशन लेके। क्योंकि DGISPR से जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि देखें ये मतलब सब जुडिस है ये मामला, लेकिन जो फैक्ट्स है मुझे वो आपके सामने रखने हैं। बिकॉज उन्होंने तो बिल्कुल इस मामले में किसी तरह से भी कोई बात छुपाने की कोशिश नहीं की, और जो कुछ भी था उसको बिल्कुल खुलकर बयान कर दिया। तो अलीना, अटॉर्नी जनरल साहब अब
मुश्किल में तो आएंगे कल, अगर ये सवाल करते हैं उनसे। नहीं, अगर वो सवाल करेंगे मुश्किल में तो आएंगे, लेकिन वो अटॉर्नी जनरल है और डेफिनेटली वो इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनके पास कोई ना कोई तो बहाना होगा। जहाँ तक आपने बात की डीजी ISPR की, तो डेफिनेटली सी बात है, उन्होंने आना था तो उन्होंने फुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ ही आना था। और जो अभी आपने जब आगाज़ किया था अपने सेकंड सेगमेंट का, तो आपने कहा था बड़े सख्त सवाल किए गए। मेरे ख्याल में वो चाहते तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो रिकॉर्ड भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया, बल्कि उन्होंने सख्त सवालात का जवाब दिया, और मेरे ख्याल में बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया, क्योंकि वो वाले सवाल हैं जो बहुत से लोग करना भी चाहते हैं और उनके जवाब भी लेना चाहते हैं, जो मेरे ख्याल में आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो जवाब भी चले गए हैं। मैं ये देखती हूँ, मेरे ख्याल में आपको इख्तलाफ होगा इससे, शायद तैयब को भी हो। जो नहीं, इख्तलाफ हमारा इससे कोई नहीं है। सवाल करने वाले की सवाबदीद है कि वो कोई भी सवाल करे और जवाब जिसने देना है वो उसको वो अपने हक़ाइक़ के मुताबिक जवाब देते हैं। लेकिन जो एक अच्छी बात मुझे नज़र आई कि इससे ये नज़र आया कि जो सवाल करने वाले थे उनको गालिबन ये नहीं कहा गया कि आप ये सवाल करेंगे, ये सवाल नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि ये एक अच्छी चीज़ है। समीर साहब, जितने भी सवाल हुए ना, ये सवाल वो हैं जो अवाम पूछ रही है। बिल्कुल सीधा उसने वो जो गजाला साहब हैं उन्होंने सीधा सवाल किया। उन्होंने कहा जी कि ये कहा जाता है कि ये सब कुछ आपने खुद किया है और ये एक बड़ी सियासी जमात को ठिकाने लगाने के लिए किया है। फिर वो जो अहमद मंसूर साहब के साथ बैठे हुए थे, अब्बासी साहब गालिबन, उन्होंने भी इसी तरह का सवाल किया। बड़ा वो भी एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था कि जनाब ये बंदे आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये तासुर ये है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं ये सारी एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। बिल्कुल समीर साहब, देखें सहाफ़ी जो है वो अपने तौर पे सवाल करता नहीं है, वो सवाल करता है जो ज़बान खल्क होती है, जो चीज़ें डिस्कस हो रही थी, जो माशरे का हिस्सा होती है, वहीं से वो चीज़ों को लेके अपना सवाल करता है। और इसी तरीके से आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़े सख्त सवालात जो हैं वो किए गए, और ये वो सवालात थे जो अवाम पूछना चाहती थी। यानी कि अवाम की हम ये कह सकते हैं कि पूरी उन सवालों के ज़रिए एक तर्जमानी हो गई। और DG ISPR ने जिस तरीके से बड़ी ब्यूटीफुल तरीके से खूबसूरती से जो है वो हैंडल किया, और बिल्कुल आप कि वो तासुर अभी नहीं है कि भाई ये कोई प्लांटेड किए गए, वो नहीं, हर शख्स ने वो सवाल पूछे जो अवाम पूछना चाह रही थी, जो लोगों के माइंड में थे। और फिर DG ISPR ने जिस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया, जिस तरीके से उनकी मतलब जवाब दिए, तो वो चीज़ें सब बिल्कुल अच्छा, मुझे अब ये बताइए, लेट्स गो टू द सुप्रीम कोर्ट नाउ। जी, आज सारा दिन मौजूद थे आप, समाअत आज सलमान अकरम राजा साहब के दलाइल थे, उसमें हमने देखा कि चीफ साहब थोड़ा सा वो यानी उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड गुफ्तगू की है उनके साथ, बिल्कुल सलमान अकरम राजा के साथ। और मैंने देखा कई बहुत मतलब हम जाते हैं लेकिन बहुत कम देखा है मैंने बंदयाल साहब को इस तरह से सवाल करते हुए। तो आज जो सारा आर्गूमेंट हुआ भंडारी साहब कल करेंगे, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? कि आज के जो सारे जो हेयरिंग थी, देखिए आज की हेयरिंग में ना सबसे पहली बात है चीफ साहब को बहुत बड़ा अपसेट मिला मंसूर शाह साहब का, जो वो मंसूर अली शाह साहब की वजह से, क्योंकि ऑलरेडी मंसूर अली शाह साहब कह चुके थे, लेकिन हुकूमत की जानिब से, यार आप भी मौजूद थे जिस दिन ये शुरू हुई समाअत, मंसूर अली शाह साहब ने कहा किसी को भी बेंच पर इतराज़ है तो आज आप कर लें। सब ने कहा जी कोई इतराज़ नहीं। ये अटॉर्नी जनरल साहब भी खड़े थे, उन्होंने कहा जी हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो सर, और अच्छा उन्होंने कहा कि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी फिर समाज शुरू हो जाएगी तो जिसने इतराज़ करना है आज कर ले। बिल्कुल। तो वो अटॉर्नी जनरल साहब, अच्छा ये स्पेकुलेट कर रही थी इस्लामाबाद में ये कि आज अटॉर्नी जनरल साहब एतराज़ करेंगे शाह साहब पर, तो वही हुआ। बिल्कुल समीर साहब, हफ्ते को तो हमने इसी अपने चैनल पे ही कह दिया था कि पीर को बेंच जो है वो टूट जाएगा, मुझे लगता है और टूटेगा, और छोटा होगा। क्योंकि हाँ ये जो बात कर रही है ना, देखिए अभी अटॉर्नी जनरल साहब ने तो कर दिया, अभी वो जो दूसरे फ्रीकैन के वकला आने हैं तो उसमें इतराज़ात हैं, इस बेंच के ऊपर भी इतराज़ात अभी मज़ीद होंगे, जिसमें चीफ जस्टिस पे भी बरह रास्त इतराज़ जो है वो तैयार तकरीबन हो चुका है। और उसके साथ जस्टिस मुज़ाहिर नकवी पे, जस्टिस मुनीब अख्तर पे, जस्टिस इजाजुल हसन पे, इन सब पे इन पर तो माजी पर भी इतराज़ात होते रहे, लेकिन ये हटेंगे नहीं, इतराज़ात होंगे। मतलब वो तो इतराज़ात तो आज चीफ साहब ने कहा कि आप पार्लियामेंट में जो लाइक माइंडेड जजेस और जिस तरीके के अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं, आपने जो बेतौकीरी की है और हम सिर्फ रिस्ट्रेन से काम ले रहे हैं और हमने किसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की, वो तो आप उन्होंने तो कहा कि आप चाहते क्या हैं, आप बताएं आप चाहते क्या हैं। आप इधर ले आए जलूस, और वो उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब ने भी चीफ साहब ने शिकवा भी किया हामिद खान से कि देखें जी दलाइल के जरिए हमें जवाब दिए जाए, ये स्टिक और ये इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, अखलाकी अथॉरिटी होती है, तो वो उसके तहत जो है वो क्या हमारे पास कोई छड़ियाँ हैं, हमारे पास कोई स्टिक है कि हम ये अपने फैसले जो है उस पर अमल दरामद कराएं। तो मैं हालांकि बहुत क्रिटिसिज्म सोशल मीडिया पर भी आपको पता है ना, लेकिन उमर अताब बंदयाल साहब ने आज भी बड़ा रिस्ट्रेन, और उनके साथ मैंने इजाजुल हसन साहब तो बिल्कुल किसी तरह का कोई वो तासुर देते नहीं है। और
वो मुनीब साहब भी हंसते रहते हैं, बिल्कुल, मज़ाहिर नकवी साहब भी बड़ा बगौर लेते हैं। लेकिन एक बात आपने आज नोट की, आज जो क्वेश्चंस थे जस्टिस आयशा साहबा के, बिल्कुल बहुत उन्होंने ज़बरदस्त सवालात किए हैं और मतलब इट वाज रियली रियली नाइस टू सी हर आस्किंग ऑल दोज इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस। वो अपना माइंड तकरीबन उनका, हम भी यही देख रहे हैं कि वो अपना माइंड क्लियर किए हुए हैं और उनका माइंड वही है जिस पे मोस्टली जो दरख्वास्त गुजार इस्तदाएँ किए हुए हैं कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल क्या हो सकता है। तो इस पे जस्टिस आयशा मलिक का एक माइंड वाज़े तौर के ऊपर क्लियर नज़र आ रहा है कि किस तरीके से हो सकता है। यानी कि मैं जो रीड कर रहा हूँ कि वो ये समझती हैं कि भाई सिविलियन का इस तरीके से मिलिट्री ट्रायल जो है वो नहीं हो सकता। तो ये उस चीज़ की मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है। साबिर शाह साहब भी हमारे साथ हैं और उनकी तरफ भी चलेंगे। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और साबिर शाह, आपकी बड़ी स्टडी रहती है, हमेशा बड़ा कंपैरिजन करते रहते हैं आप। आज मैं सुप्रीम कोर्ट में था तो बार बार जो जिक्र हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया का हो रहा था, अमेरिका का हो रहा था, तो एक जगह पर आके चीफ साहब ने बड़ा उनसे कहा कि यार बात सुने, आप पाकिस्तान की बात करें, हमारी रियलिटीज़ कुछ और हैं। तो ये आप क्या उसकी ऑस्ट्रेलिया की और पता नहीं नीदरलैंड की और कहाँ की आप बात कर रहे हैं। तो ये बयान फरमाइए कि सिविलियंस को ट्राई करना मिलिट्री कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के लिए एक चैलेंज तो बड़ा है ये फैसला। शाह साहब देखिए सभी साहब, सुप्रीम कोर्ट मुझे तो पहले मायूस कर चुकी हुई है 14 तारीख के जो इलेक्शन नहीं हुए मई में, और उसके बाद आपके सामने कंटेम्प्ट लगती थी। कंटेम्प्ट किसी पे भी नहीं लगाई, ना चीफ मिनिस्टर पे, ना प्राइम मिनिस्टर पे, ना किसी और अहदेदार पे। अभी भी जो ये फैसला देंगे, फर्ज कीजिए मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ दे दें, तो गवर्नमेंट चैलेंज कर देगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा चपलिश है। और अभी आप लोग डायनामिक्स डिस्कस कर रहे थे मिलिट्री कोर्ट्स। शाह साहब थोड़ा सा ये एक इसको समझना, मैं अगर इजाजत दें, मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ कोई नहीं गया हुआ। मिलिट्री कोर्ट्स मौजूद हैं और उनकी ज़रूरत भी है, पूरी दुनिया में होती है, क्योंकि जो मिलिट्री के लोग हैं उनको आपने ट्राई किस तरह करना है। ये तो बात है कि जो सिविलियंस हैं उनको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई किया जाना चाहिए, या इसमें जो एक हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जो वॉर लाइक सिचुएशन होती है जिसमें स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं उसमें आप सिविलियंस को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा, कोई वॉर लाइक सिचुएशन होगी। आज जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डेड है और उन्होंने कहा कि जो शोहदा की फैमिलीज़ हैं वो सवाल कर रही हैं कि ये जो डेसिक्रेशन हुई है, ये जो इतना ज़्यादा यादगारों के साथ जो कुछ हुआ है, तो लोग ये सवाल करते हैं कि हमने जो अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दी हैं क्या वो इसीलिए दी हैं। तो इन हालात में अब ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद अब कल सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करने जा रही है, तो इसका एक इम्पैक्ट तो होगा अखलाकी तौर पर। क्या समझते हैं आप? एक तो मैं देखना चाहूंगा कि कल वाकई फैसला आएगा या टाइम बाय किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि एक लेफ्टिनेंट जनरल को भी सुबह दोष किया गया, तो क्या उनका ट्रायल होगा कि नहीं होगा, और तो मेजर जनरल और ब्रिगेडियर भी उस लिस्ट में शामिल है। सिर्फ नौकरी से छुट्टी होगी या ट्रायल भी होगा? नहीं, तो इसमें जो उन्होंने कहा ना, इसमें उन्होंने 3 लोगों का, तो जो एक लेफ्टिनेंट जनरल और 2 मेजर जनरल, उनको नौकरी से फारिग किया गया, लेकिन जो बाकी 15 लोग हैं उन्होंने कहा उनके खिलाफ बाकायदा तादीबी कार्रवाई क्यों अपना तैयब बलोच। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जामे 2 इंक्वायरियां हो चुकी हैं और हम तादीबी कार्रवाई जो है वो इनके खिलाफ कर रहे हैं। तो आज की जो समी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये बेसिकली एक, मैं समझ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक मैसेज था कि उन्होंने कहा हम कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। जो मास्टरमाइंड थे, हाँ, जो मास्टरमाइंड है या जो मनसूबा साज है, उन सबको, तो मेरे ख्याल में उन्होंने यही कहा कि जब हम अपने लोगों को नहीं छोड़ रहे तो फिर इनको कैसे हम छोड़ सकते हैं। मुझे ब्रेक पर जाना है, बहरहाल मुझे शाह साहब ब्रेक पर जाना है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।
तूकी जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वजीर आजम अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलरों के खिलाफ इकदामात करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है, जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।